हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए होमवर्क सीरीज का डे 11 का प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जो 10 फरवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत की जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, ये 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। यह 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया है, यह 2025 तक रखा गया है। याद रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को करने का जो लक्ष्य रखा गया है, यह 2025 तक रखा गया है। और डिजिटल रेडियो का जो लक्ष्य है, यह भी 2025 तक रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे, भारत को मलेरिया मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, यह 2030 तक रखा गया है। और भारत को टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, यह 2025 तक रखा गया है। और जो एनीमिया है, तो भारत को एनीमिया मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, यह 2030 तक रखा गया है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि भारत सरकार के द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक रखा गया है। भारत में डिजिटल रेडियो का जो लक्ष्य है, यह 2025 तक रखा गया है। मलेरिया मुक्ति का जो लक्ष्य रखा गया है, भारत से मलेरिया मुक्ति 2030 तक रखा गया है। भारत में टीबी मुक्त का जो लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक रखा गया है। और एनीमिया मुक्ति का जो लक्ष्य रखा गया है, यह 2030 तक रखा गया है। यानी जो मलेरिया है और एनीमिया, यह 2030 तक है। बाकी टीबी है, डिजिटल रेडियो है और भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है, यह 2025 तक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसडीजी का 4था संस्करण जारी किया गया है, या किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? तो एसडीजी का जो 4था संस्करण जारी किया गया है, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। साथ ही याद रखेंगे, जो नीति आयोग का गठन किया गया है, यह 2015 में किया गया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यह प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या रहा है? तो एसडीजी 2024 में भारत का अंक जो है वह 71 रहा है। और एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? तो एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य भारत के पहले नंबर पे केरल है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है। साथ ही याद रखेंगे कि एसडीजी में सबसे खराब प्रदर्शन के साथ सबसे निचले स्थान पर यह बिहार हो जाएगा। याद रखेंगे, एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ साथ सबसे निचले स्तर पे बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो महत्वपूर्ण खनिज मिशन की जो घोषणा की गई है, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई है। याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे, एक वित्त आयोग होता है। तो जो वित्त आयोग होता है, इसका जो गठन के बारे में दिया हुआ है, आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। याद रखेंगे, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न राज्य हो जाएगा, यह उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का जो लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2070 तक रखा गया है। नेट जीरो का जो लक्ष्य है, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 तक है। वहीं अगला है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई है? तो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को 2023 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा, वह सिंगापुर हो जाएगा। यानी सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है प्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर की किस कंपनी द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है? तो सिंगापुर की कंपनी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिन्होंने भारत में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किया है। याद रखेंगे, सिंगापुर की कंपनी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का
जीडीपी में योगदान 20% तक हो जाएगा। तो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य, इसके अकॉर्डिंग 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में जो योगदान हो जाएगा लगभग 20% हो जाएगा। मौद्रिक नीति किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे आरबीआई जो है इसे बैंक कहा जाता है और आरबीआई की जो स्थापना है यह 1 अप्रैल को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो याद रखेंगे हाल ही में एचएएल को महारत्न का दर्जा दिया गया है। एचएएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद रखेंगे एचएएल का जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है और इसका जो स्थापना हुआ था 1940 में किया गया था और उसका जो मुख्यालय है यह बेंगलुरु में है। याद रखेंगे इसका मुख्यालय एचएएल का बेंगलुरु में है और इसका स्थापना 1940 में किया गया था और इसे अभी महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में महारत्न कंपनियों की जो कुल संख्या है अभी टोटल 14 है। याद रखेंगे। और भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में नवरत्न कंपनियों की जो कुल संख्या है वह 23 है। नेक्स्ट है, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो उपग्रह आधारित टोल प्रणाली जो है यह इसरो के द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे उपग्रह आधारित टोल प्रणाली जो होगा यह इसरो के द्वारा शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट है, जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि मुहैया की जाएगी? तो जन आरोग्य योजना 2018 के अकॉर्डिंग प्रति परिवार को वार्षिक 5 लाख रुपए मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है? तो 76वें गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है, जिसमें महाकुंभ के झांकी के बारे में दिखाया गया था। नेक्स्ट है, पदार्थ की पांचवी व्यवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की पांचवी व्यवस्था जो होती है वह होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यह पदार्थ की पांचवी व्यवस्था होती है। साथ ही याद रखेंगे जिसको हम लोग सूक्ष्म रूप में BIO बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे पदार्थ की चौथी व्यवस्था जो होती है वह प्लाज्मा होती है और पांचवी व्यवस्था जो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। नेक्स्ट है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है और उत्तर दक्षिणी गलियारा है यह एक दूसरे को झांसी यूपी में काटते हैं। नेक्स्ट है, जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं यह है कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे तो हमारा आंसर कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह दैनिक नहीं दैहिक हो जाएगा, दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो जो अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यह संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे जो आर्टिकल 21 है यह स्वतंत्रता का अधिकार के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट है, मिरातुल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो मिरातुल अखबार नाम की पत्रिका है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू की गई थी। याद रखेंगे मिरातुल अखबार जो है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाई गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है संवाद कौमुदी। याद रखेंगे संवाद कौमुदी जो है यह राजा राम मोहन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, DNA तथा RNA कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं?
तो डीएनए तथा आरएनए जो होते हैं यह कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, यह न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए जो होते हैं यह कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक जो शासक था वह डेमेट्रियस हो जाएगा। जो डेमेट्रियस था यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक था। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की जो सिफारिश है यह राष्ट्रपति से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है यह कोयम्बटूर को कहा जाता है। साथ ही याद रखेंगे, जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और सिर्फ भारत का पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का जो मैनचेस्टर हो जाएगा वह अहमदाबाद होता है। याद रखेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था। यह पद किस मुगल बादशाह द्वारा लाया गया था? तो मुगल काल में पूरे राज्य का जो वित्त व्यवस्था है यह दीवान नामक अधिकारी देखते थे, और यह पद जो था दीवान का यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम सैडल पीक है। याद रखेंगे, और जो सैडल पीक है यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं शरीर के किस अंग का भाग है? तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं यह अग्नाशय का भाग है। अगला क्वेश्चन है, विलयन जो नीले लिटमस को पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है वह होता है अम्ल होता है। यानी जो एसिडिक विलयन होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदल देता है। साथ ही याद रखेंगे, जो बेसिक होता है यानी जो क्षारीय होता है, तो जो क्षारीय विलयन होता है यह लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है यह 9 वर्षों का होता है। साथ ही याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय जो हो जाएगा यह हो जाएगा द हेग। याद रखेंगे, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के साथ आयोजित होते हैं? तो जो सूर्य किरण अभ्यास है यह भारत और नेपाल के द्वारा शुरू किए गए हैं और भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य दाब रक्त दाब कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य रक्त दाब होता है वह 120/80 होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वह अग्नाशय हो जाएगी। याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन जो ग्लैंड है यह अग्नाशय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अटल सुरंग भारत के किस दर्रे में स्थित है? तो जो अटल सुरंग है यह रोहतांग दर्रे में स्थित है। याद रखेंगे, अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मिकिर और रेगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जो मिकिर और रेगमा पहाड़ी है यह असम में स्थित है। याद रखेंगे, मिकिर और रेगमा पहाड़ी यह असम में स्थित है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां था। याद रखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है यह छोटी आंत होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि होती है यह 6 माह तक होती है। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है?
तो जो अजंता और एलोरा की गुफा है यह महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति शुरू की गई थी, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण है, जिसमें इंडिगो की यानी नील की खेती करने वाले किसानों को दमन करने का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसकी है? तो प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, इसके रचनाकार जो हैं ये दीनबंधु मित्र है। याद रखेंगे, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया है। नेक्स्ट है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। याद रखेंगे, ठक्कर बापा जो है यह आदिवासी समुदाय के भगवान के जैसे माने जाते हैं। नेक्स्ट है, विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो विद्रोहों में बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह है इसका उल्लेख करके इसे प्रसिद्ध कर दिया था। याद रखेंगे कि विद्रोह में जो हुआ था सन्यासी विद्रोह, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सबसे पहला प्रारंभ हुआ था जो यह तेलंगाना में किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है उनकी बड़ी संगठन क्षमता के आधार पर बारदोली सत्याग्रह में दी थी। साथ ही अगला क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं, जो बारदोली सत्याग्रह है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया था। भारतीय किसान संस्थान जो है यह एनजी रंगा के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल प्रजा पार्टी जो है यह फजलुल हक द्वारा शुरू किया गया था। और बास्कत संघर्ष जो है इसे संबंधित है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान संस्थान से संबंधित है यह एनजी रंगा हो जाएंगे, बंगाल प्रजा पार्टी से संबंधित है फजलुल हक, और बाकस्त संघर्ष जो है इससे संबंधित है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो यह लखनऊ हो जाएगा, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की गई थी यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मोपला विद्रोह था यह केरल में किया गया था और इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार यह मोपला मुस्लिम थे। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है जिसमें विद्रोह दिया हुआ है और विद्रोह का वर्ष दिया हुआ है। जो मुंडा विद्रोह हुआ था यह 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था, और पावना विद्रोह जो है 1873 से 76 के बीच में हुआ था। वही जो दक्कन विद्रोह है, तो दक्कन विद्रोह 1874 से लेकर के 75 तक हुआ था, और मोपला विद्रोह जो हुआ था यह 1921 में किया गया था। याद रखेंगे, और मोपला विद्रोह यह केरल में किया गया था, 1921 में किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन कब किया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नील आंदोलन का जो गठन है यह 1859 में किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो यह था ताना भगत आंदोलन। याद रखेंगे, ताना भगत आंदोलन जो है यह विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी और अहिंसक आंदोलन था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून है, यानी लैगून झील है? तो पहला है चिल्का झील जो कि एक लैगून झील है,
और दूसरा है पुलिकट झील, यह भी लैगून झील है। कोलेरू लैगून झील नहीं है और पेरियार जो केरल में है यह भी लैगून नहीं है। जो चिल्का झील है तो याद रखेंगे चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, और जो पुलिकट झील है तो पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों स्टेट में है। और लैगून झील का एग्जाम्पल जो हो जाएगा वह चिल्का झील और पुलिकट झील दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो मानव निर्मित जो गोविंद सागर झील है इसका संबंध भाखड़ा नांगल परियोजना से है। याद रखेंगे भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं? तो मीठे पानी की जो झील हो जाएगी वह हो जाएगी वुलर झील जो हो जाएगी या मीठे पानी की झील हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में है। तीसरा है बड़ा पानी जो है यह राजस्थान में है, यह भी मीठे पानी की झील है। और जो लोकटक झील है मणिपुर में, यह भी मीठे पानी की झील है। याद रखेंगे वुलर झील, उसके बाद बड़ा पानी झील राजस्थान का, उसके बाद लोकटक झील, यह तीनों जो है मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट है आगे झील दिया हुआ है और राज्य से मिलान करना है। जो लोकटक झील है तो लोकटक झील हो जाएगा यह मणिपुर में स्थित है। उसके बाद चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में है। भीमताल झील जो है यह उत्तराखंड में है। और जो पुलिकट झील है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, यानी यह दोनों राज्यों में है। याद रखेंगे लोकटक झील जो है मणिपुर में है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। भीमताल झील जो है उत्तराखंड में है। और पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। नेक्स्ट है बिहार की वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो बिहार का वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया यह कांवरताल झील हो जाएगा। याद रखेंगे जो कांवरताल झील है बिहार का पहला रामसर साइट भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यमुना की जो मैक्सिमम सहायक नदियां है यह विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। अगला स्टेटमेंट है बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल प्रदेश की श्रेणी से निकलती है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो 1 है और 3 है यह दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील कौन सी है? तो रामसर में शामिल होने वाली भारत की पहली झील उड़ीसा की चिल्का झील हो जाएगी। साथ ही याद रखेंगे रामसर में जो भारत है 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था रामसर कन्वेंशन में। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो आपसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो वह जल विभाजक कहलाता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं जो दुल्हस्ती परियोजना है यह चिनाब नदी पर स्थित है। रिहंद बांध परियोजना जो है रिहंद बांध जो है यह रिहंद नदी पे है। यहाँ पे केन दिया हुआ है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत पूछा गया सुमेलित नहीं है तो हमारा आंसर रिहंद हो जाएगा। आगे दिया हुआ है पंचेत बांध जो है पंचेत बांध यह दामोदर नदी पे है। यह बिल्कुल सही है। और टिहरी बांध जो है यह भागीरथी नदी पे है। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युगल सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं बाली मेला जो है बाली मेला यह बांध जो है इंद्रावती नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पे है। और नीरा बांध जो है यह नीरा नदी महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो जो तुंगभद्रा दिया हुआ है तो यह गलत है तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है। फिर से देख लेते हैं बाली मेला बांध जो है इंद्रावती पे है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे है। नीरा बांध जो है नीरा नदी महाराष्ट्र में इस पे स्थित है। और राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पे है। नेक्स्ट है कौन सी नदी मैकाल रेंज में से नहीं निकलती है? तो यह हो जाएगी तापी नदी, क्योंकि तापी नदी जो है यह सतपुड़ा रेंज से निकलती है। मैकाल रेंज से निकलती है सोन, नर्मदा और महानदी। नेक्स्ट है इसमें झील और राज्य का नाम दिया हुआ है, इसे सही मिलाना है। कोलेरू झील जो है
यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नक्की झील जो है राजस्थान में है। नक्की झील, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, और परशुराम कुंड जो है यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। याद रखेंगे, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, नक्की झील राजस्थान, रूपकुंड झील उत्तराखंड और परशुराम झील जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। झीलें स्थिर जल का संचयन होती है, यह सही है। और झीलें चारों ओर से स्थल से अवरुद्ध होती है, यह भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सभी स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत में जो भाखड़ा नांगल बांध है यह सबसे ऊंचा बांध है। अगला है, भारत में चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है, भारत में लोकटक झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की, सेकेंड वाला तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील, यह सही हो जाएगा। और उसके बाद है, भारत में लोकटक जो है यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह गलत हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 यही दो सही है कि भारत जो है में भाखड़ा नांगल जो बांध है सबसे ऊंचा बांध है, और भारत में चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर स्थल रुद्ध पूछेगा तो सांभर लेक हो जाएगा, जो नमक की खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, वो स्थल रुद्ध में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में दिया हुआ है संप्रभुत्व संपन्न। इस वर्ड का मतलब होता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया है। तो याद रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आगे बढ़ाया गया था, जिसे बाद में संविधान में प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। तो यह अर्नेस्ट वाकर के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1949 नहीं 1950 हो जाएगा। याद रखेंगे, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि हो जाएगी 26 जनवरी हो जाएगा। लागू होने की 26 जनवरी 1950 हो जाएगी। अगला है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है, यह सही है। जो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे आयरलैंड से लिया गया है, और साथ ही प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो शब्द सम्मिलित नहीं है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यह शब्द जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी गणराज्य अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो जो समाजवादी शब्द है, पंथनिरपेक्ष शब्द है और अखंडता शब्द है, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। साथ ही याद रखेंगे, जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि दिया हुआ है और नदियों का संगम दिया हुआ है। पहला है हरिके आर्द्रभूमि। जो हरिके बैराज है यह ब्यास और सतलुज या सतलज का संगम है, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यह बनास और चंबल का संगम है, गलत हो जाएगा यह।
उसके बाद कोलेरू झील है, मूसी और कृष्णा का संगम, यह भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ मिलान इसमें सही एक ही होगा, जो हरि की आर्द्रभूमि है यह ब्यास और सतलुज का संगम है। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान का है और इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है।